कांग्रेस द्वारा जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र, जिसमें कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला कांग्रेस होशियारपुर की ओर से एक निजी होटल में आयोजित की गई। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य विशेष तौर पर होशियारपुर पहुंची। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले तो होशियारपुर कांग्रेस के सभी हमारे भाइयों का धन्यवाद करती हूँ और हमारी जो महिला कांग्रेस की यहाँ पर सदस्य हैं कि आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों से मिलने का मुझे उन्होंने मौका दिया और ये न्याय पत्र के बारे में हर जगह पर हमें जाके बताना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि मुख्य धारा का मीडिया, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसने हमें स्पेस नहीं दिया। हमारे न्याय पत्र के बारे में देश के प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको हम वाहियात की श्रेणी में रख सकते हैं। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे लोगों के बीच में भ्रम फैलता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी है कि हम अपने न्याय पत्र की वो सारी बातें जो ज़रूरी हैं और लोगों तक पहुंचना चाहिए आपको बताएं। और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो बात हमारी मुख्य धारा का मीडिया उस स्तर से नहीं कर पा रहा है, वो उसे आपके ज़िम्मे आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मेरी किस्मत को मैं बहुत अच्छा नहीं मानती इस मामले में कि 25 साल की भारतीय वायुसेना में नौकरी के बावजूद भी पंजाब में मेरा एक भी पोस्टिंग नहीं हो पाई, लेकिन उसकी थोड़ी सी कमी आज आप लोगों के बीच में आके पूरी हो रही है आपसे संवाद करके। तो हम अपने न्याय पत्र की बात करें, हमने 5 न्याय की बात की है और सबसे पहले आता है युवा न्याय, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी जो है वो 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है और 20 से लेकर 28 साल तक के 40% युवाओं के पास नौकरी नहीं है। तो हम सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो ग्रेजुएट युवा होगा, हर युवा को कम से कम 8,500 रुपये की नौकरी वाली, जिसे हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं, जिसको इंटर्नशिप लोग कहते हैं या उसी तरह से हम अप्रेंटिसशिप इसे कहते हैं, तो हर युवा को ये एक नौकरी 1 साल के लिए ज़रूर देंगे और उसके बाद अगर आप अपनी स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप अपने आप रास्ता बना लेंगे। एकदम से ग्रेजुएट होने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। फिर दूसरी चीज़ है भर्ती भरोसा। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। इन 30 लाख सरकारी पदों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम इन्हें तुरंत भरेंगे। और कल एक हमने जॉब कैलेंडर जैसा भी जारी किया है, आप उसे देखिएगा, मेरे ट्विटर पोस्ट पर है। उसमें यह है कि हम जैसे ही सरकार बनती है तो जून से लेके और दिसंबर तक कुछ भर्तियां एक जॉब कैलेंडर की तरह बना के हम उसको क्लियर करेंगे और उसमें नियुक्ति पत्र भी दे सकेंगे। इस तरह से एक पूरा प्लान है। इसके अलावा जो गिग वर्कर्स हैं, कोरोना के बाद आपने गिग वर्कर्स ये शब्द भी नया सुना और देखा कि लोग एक स्थायी रोज़गार ना देके गिग कॉन्ट्रैक्ट की तरह वर्कर को देते हैं, उनके लिए भी अच्छे नियम कानून बने, इसकी भी हम बात करेंगे। और एक युवा रोशनी हमारी स्कीम रहेगी जिसमें 5,000 करोड़ का एक फंड होगा, जिसमें से युवाओं को उनकी अगर वो करना चाहें तो बिज़नेस के लिए उनको लोन दिया जाएगा। ये हो गया युवा न्याय। इसके बाद नारी न्याय, जैसा हमारी हिमाचल प्रदेश में आपके बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ हमारी सरकार महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दे रही है और उसके बाद कर्नाटक में 2,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, जिससे कि अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा आए, कंजम्पशन हो और बढ़े और लोग उसको अर्थव्यवस्था का पहिया घूमे। उसी तरह से हमने ये कहा है कि हमारी महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार की एक महिला को हम 8,500 रुपये प्रति माह या साल में 1 लाख रुपए का सहायता देंगे, जिससे कि वो उसे खर्च कर सके और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ सके। दूसरी चीज़ ये कि 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिया जाएगा। मैं एक आपके सामने ऐसा उदाहरण हूँ जीता जागता। 1992 में कांग्रेस की सरकार ने पहली बार डॉक्टर्स के अलावा महिला अधिकारियों को सेना में लेकर आने का रास्ता खोला, लेकिन हुआ ये कि सरकार ने तो ये कहा था 1992 में कि हम महिलाओं को भी पेंशन वाली सर्विस देंगे, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो जिस तरह से उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया, महिला अधिकारियों के लिए भी उन्होंने पेंशन का रास्ता बंद कर दिया। 2007 में हमने कोर्ट में केस किया। 2008 में
हमें 1 साल के बाद 1-2 साल के बाद हाईकोर्ट का निर्णय आया और महिला अधिकारियों को पेंशन की पात्रता मिली, लेकिन सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज लेकर जा रही थी। उस समय राहुल गांधी जी से महिला अधिकारियों ने बात की और मैं उस पहले 20 महिला अधिकारियों में से हूँ जिन्हें पेंशन का अधिकार 2010 में मिल गया था। तो अगर हम कहते हैं कि 50% हम महिलाओं की भागीदारी करेंगे तो इसमें संशय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 73rd और 74th संशोधन लाके हमने महिलाओं को पंचायती राज में और जनरल बॉडीज़ जो निकाय के चुनाव होते हैं उसमें जगह दी है। 14 लाख महिलाएं हैं जो नेतृत्व की जगहों पर हैं। तीसरी बात यह है कि जो आशा कार्यकर्ता हैं इनका न केवल हम पारिश्रमिक बढ़ाएंगे बल्कि केंद्र सरकार का जो हिस्सा दिया जाता है उसे हम डबल करेंगे। इसके अलावा हर गांव पंचायत में एक अधिकार मैत्री होगी। महिला पुलिस से बात करने में भी महिलाओं को थोड़ा डर ही लगता है, उनकी भी भाषा खराब होती है, तो ये अधिकार मैत्री उन्हें उनके लीगल अधिकारों से जागरूक करेगी। और हर जगह आपने जहाँ भी भारत में देखा हो, जो भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल हैं वो केवल कांग्रेस की सरकारों के समय बने हैं। आप देखिए, अगर मुझे कोई जानकारी दे दे, मुझे ज्ञान बढ़ा दें आप कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोले हैं, तो हम ये भी बात कर रहे हैं कि वर्किंग वुमेन के लिए सावित्री बाई फुले हॉस्टल्स हर जगह खोले जाएंगे। ये है हमारी नारी न्याय की बात। अब हम आते हैं किसान न्याय में। पहली चीज़ तो बात कईयों बार कही है कि हम MSP का कानून बनाएंगे, ये तो अपनी जगह है ही। हम जिस तरह से कृषि उपकरणों के ऊपर 4% से लेकर 28% तक टैक्स हैं, हम वो पूरे टैक्स खत्म कर देंगे। हम किसानों को कर मुक्त खेती की सुविधा देंगे। आयात और निर्यात की जो नीतियां हैं उनको हम इस तरह से रखेंगे कि जो फसल ज़्यादा हो उस फसल को हम बाहर से ना मंगा लें, जैसा कि हमारी सरकार ने किया है, जिससे दाम गिर जाते हैं। तो इस तरह से हम चर्चा करके ये नीति बनाएंगे। और एक और ख़ास बात, किसानों का जो मुआवजा है उसके लिए हम 1 महीने के अंदर उस मुआवजे को डायरेक्ट उनके खाते में डालेंगे। और तो और किसानों की कर्ज माफ़ी भी करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आयोग बनाकर, एक हम उसके लिए आयोग बनाएंगे जो निर्धारित करेगा किस तरह से उसे किया जाएगा। तो जो भी हम कह रहे हैं उसके लिए हमारे लिए एक एस्टैब्लिश्ड प्रणाली की बात कर रहे हैं। श्रमिक न्याय में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि गिग वर्कर्स जो हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, यानी कि 25 लाख रुपए तक के बीमा का उनको प्रावधान मिलेगा। उनको जो उनके कॉन्ट्रैक्ट के नियम हैं वो इस तरह से किए जाएंगे कि उनका मतलब उनके साथ एक्सटॉर्शन ना हो सके, उन एक्सट्रैक्ट काम किया और पैसे कम दिए, वैसा ना हो। कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी उनके लिए सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस की जो ताकत है ना वो लोगों से आती है, तो जब कांग्रेस ताकतवर होती है तो ताकत वापस लोगों तक जाती है। और आपके पास इसके उदाहरण हैं, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड और राइट टू इंफॉर्मेशन भी, जिससे कि आप दिमाग से भी ताकतवर बने और सरकार को चुनौती दे सकें। लेकिन बीजेपी की जो ताकत है वो कॉरपोरेट के चंदे से आती है, इसलिए जब बीजेपी ताकतवर होती है तो वो वापस कॉरपोरेट को ही ताकतवर करती है, इंसानों को नहीं करती। ये अपने आसपास आप देख सकते हैं। और मनरेगा में, जिसमें हमने पहले कहा था कि कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो अब नहीं मिलता है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 100 दिन से ज़्यादा का भी एम्प्लॉयमेंट मनरेगा में मिल सके। जो 25 करोड़ लोगों को, मजदूरों को पहले रजिस्टर किया गया था, उनमें से कुछ धीरे धीरे निकाले जा रहे हैं। आज की तारीख में 14 करोड़ मजदूर, लगभग 14.33 इतने एक्टिव माने जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो भी मजदूर होंगे उनका जो संख्या होगी उनमें से ज़बरदस्ती बिना किसी आधार के कम नहीं करेंगे, ये भी एक हमारी बात है। और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट न्याय जो हिस्सेदारी न्याय है, हिस्सेदारी न्याय में हमने कहा है कि जो जनगणना होगी उसमें हम देखेंगे किसका कैसा प्रतिशत है। अगर आरक्षण को 50% से ज़्यादा बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसे हम करेंगे। और इसके अलावा अगर एसटी की जनसंख्या ज़्यादा है तो जैसे हम पेसा के तहत हम नियम बनाएंगे और वो भी करेंगे। तो ये तो हमारे 5 न्याय हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, आपकी मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो अपनी बात कहते हैं लेकिन उनके चैनल को अचानक हटा दिया जाता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले बोलता हिंदुस्तान नाम के एक यूट्यूब चैनल को हटा दिया गया। तो उस पर जो सेंसरशिप है
हम उसको सेंसरशिप कर देंगे, उसको कभी सेंसरशिप नहीं होने देंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कम से कम 100 दिन हमारी संसदें दोनों चलेंगी। हफ्ते में एक दिन संसद के चलने के दौरान ऐसा होगा जहां विपक्ष का एजेंडा लिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे करके पिछले 10 साल में जिस तरह से हमारे लोकतंत्र की एक एक चीज़ को नष्ट किया है, हमारा ये जो न्याय पत्र है ये 48 पेज का है। आपको भेजेंगे तो शायद ही आप पढ़ेंगे, इसलिए जो सैलिएंट फीचर्स हैं मैं आपके सामने बोल के बता रही हूँ। तो इस न्याय पत्र में वो काबिलियत है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 10 साल का जो डैमेज है हम उसे रिवर्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी तरफ से सभी लोगों के लिए कमिटमेंट है। और आपके सवालों का बहुत स्वागत है, लेकिन कोशिश ये करिएगा, एक तो मुझसे स्व मोटो पूछिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं दिल्ली से आ रही हूँ, तो आप मुझसे यहाँ लोकल मुद्दे जो हैं वो हमारे लोग बाद में जवाब देंगे। पहले मुझसे इस न्याय पत्र के बारे में आपकी कोई जानकारी चाहिए तो वो ज़रूर पूछ लीजिए। और एक बात आखिरी में कि मैं अपनी ज़िंदगी में जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, नहीं बन पाई क्योंकि अचानक मेरे दोनों पेरेंट्स का बहुत जल्दी डेथ हो गई। तो आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो लोग हैं, जो मेरा सपना था वो आप लोग हैं। तो आप सवाल पूछें। मैनिफेस्टो में जनरल वर्ग की कोई बात नहीं हुई, इसमें SC/ST की बात कर रहे हो आप। पिछली बार जो कम्युनिस्ट सरकारें आई हैं तो जनरल कैटेगरी को वो पीछे रखा गया है। ऐसा बारे में आप क्या कहते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जनरल कैटेगरी की भी बात की है, जो हमारा स्पेशल उसका सेगमेंट है उसे पढ़िए, उसमें केवल SC से ST की बात नहीं है। हिस्सेदारी न्याय का जो हमारा सेगमेंट है उसे पढ़िए। जो लोग जनरल कैटेगरी में भी ऐसे जगहों पे हैं जो वंचित हैं, उनके लिए भी हमने बात की है, बिल्कुल बात की है। आप पढ़िएगा, हमारा सेगमेंट जो इसके ऊपर है उसे पढ़िए आप। आपने बोला है कि आप लोकल मुद्दों पे मतलब पंजाब लेवल पे बात हो सकती है। पंजाब ही तो लोकल हुआ ना मेरे लिए। मैं अभी अपना ये न्याय पत्र, ये जो पूरे राष्ट्र के लिए है, वो लेकर आई हूँ, तो उसके ऊपर पंजाब पे बात करेंगे, मना थोड़ी किया है। पहले कुछ सवाल इस पे ले लें, उसके बाद करेंगे ना। इसमें तो आपने बता दिया, लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जब लास्ट टाइम आपकी सरकार बनी तो कुछ ऐसे कमिटमेंट्स किए गए, जैसे कि अभी भी आप न्याय पत्र लेके आए हो, जिससे बहुत बड़ा लोगों के साथ एक छल किया गया कि नशा खत्म कर दिया जाएगा, लोगों के हितों के लिए ये किया जाएगा, औरतों के हितों के लिए ये किया जाएगा। और जब एक्चुअल में वो करने की बात आई तो सारा उलट हुआ, जिसकी वजह से पंजाब में कांग्रेस का ग्राफ निरंतर गिरता गया। और आज की डेट में अगर पंजाब में कांग्रेस है तो जितनी कांग्रेस है उससे ज़्यादा धड़ेबंदी है। आपका सवाल कौन सा है, नशा या धड़े? ग्रुप्स। मेरा सवाल ये है कि कमिटमेंट्स तो कांग्रेस ने पहले भी की पंजाब के साथ, लेकिन पूरी ना होने की वजह से आज आपका ग्राफ और आपके मतलब कह लो कि आपके बीच में आपसी तालमेल नहीं है, तो क्या हो गया? अच्छा, आपके मतलब 2 सवाल हैं। पहले हम नशे पे बात कर लेते हैं। नशा मुक्ति केंद्र खोले गए थे, ये आपको याद है? बहुत सारे खोले गए थे, ठीक है। तो नशा अगर रोकना है तो एक तरफ तो रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, दवाइयाँ सही जगह पे उपलब्ध कराई जाती हैं, काउंसलिंग होती है। क्या ये सब करने में कांग्रेस कहीं पीछे रही? ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जहाँ तक इरादे और नीयत का सवाल है, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। बहुत जगहों पर जो अपने दायित्व होते हैं वो भी करने होते हैं, समाज के दायित्व होते हैं। जैसे सोशल, कोई एक परिवार है, जैसे आपका जैसा भी सामाजिक ग्रुप बनता हो, मैं नहीं जानती, कभी कॉलोनी में बनता है, मैं फ़ौज में हूँ तो मैं जाति पे ऊपर नहीं कहूँगी, लेकिन अलग अलग समाज के बनते हैं। तो क्या हमारे वहाँ, क्योंकि ये एक ऐसी सोशल एविल है कि जो सबके करने से जाएगा। नशा अगर हम सरकार की तरफ से करना चाहें तो ज़्यादा हम क्या करेंगे? नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे, काउंसलिंग करवाएंगे, ये सब करेंगे, और जो ज़्यादा गड़बड़ करेगा, जो बेच रहा होगा, उसे हम जेल में डालेंगे। इन सब में कहीं कोई कमी नहीं की गई। लेकिन जो ये आपकी ये बात का तो जवाब ये है। और आप कोई अगर और रॉकेट साइंस है तो हमें बताइए, हम उसे इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन तो बाकी मैं आपके इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपने बोला कि नशा मुक्ति केंद्र खुलवाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, लेकिन नशे की सप्लाई पे तो कहीं भी रोक वही तो कहा मैंने। मतलब आगे से पहले से जो गिनती है उसमें ये आया है कि नशा पंजाब में पहले से 10 गुना ज़्यादा आ रहा है,
और बड़ा इजी प्रोवाइड हो रहा है, आप नशा मुक्ति केंद्र से क्या कर लोगे? अच्छा, आपका सवाल का मैं मुझे जवाब देने दीजिए। आप टोकते बहुत हैं, तो मैं आपको पूरी बात कह लूँ। पिछले 10 सालों में देश में 4000 गुना ज़्यादा नशे का इंटेक शुरू हुआ है, जानते हैं? आपने सवाल पूछा कि कहाँ से आ रहा है, मुंड्रा पोर्ट से आ रहा है। किसका है वो? अब अडानी का पोर्ट है। मेरे अपने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी 400 गुना नशा बढ़ा है। इंटेक अगर 4000 गुना होगा तो कहाँ तक रोकेंगे आप? क्या अभी की सरकार रोक पा रही है? कोई नहीं रोक पा रहा है। ये तो सरकार की नीयत है कि जब रोज़गार नहीं दे सकती है ना युवाओं को, तो नशे में उनको डाल देती है। तो इसका अगर देखते हैं कि सेंट्रलाइज तरीके से ये चीज़ हो रही है, तो उसके लिए किसी राज्य की सरकार नहीं, सेंट्रल की सरकार की नीयत सबसे पहले चाहिए कि उसका इंटेक बंद हो। क्या इस जवाब से सेटिस्फाइड है आप? अगर आप केंद्र सरकार से उसका रुकवा दें, उसका जो 25-25 हज़ार टन आ रहा है उसको रुकवा सकते हैं, वहाँ से रोकिए। आप कांग्रेस के ऊपर एक ब्लेम लगा के कह सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए यूपीए की जब सरकारें थीं, क्या इतना नशा अंदर आता था? नहीं आता था। हर जो उत्पीड़क होता था सरकार उसके खिलाफ होती थी। नशे की इंटेक के खिलाफ थी सरकार। कुछ लोग बदमाशी फिर भी कर लेते हैं, लेकिन आज की सरकार के समय में इतने हज़ारों टन हमारे यहाँ नशे की सप्लाई बढ़ी है, तो रोक वहाँ से शुरू होगी। और अपने लेवल पे तो इन्हीं चीज़ों से, यही एक ज़रिए हैं जिनसे हम कर सकते हैं। पुलिस उन लोगों को पकड़े जो नशा करते हैं, जो एक्सट्रीम नशा करते हैं, उनका इलाज कराया जाए, रिहेबिलिटेट कराया जाए। इसके अलावा और चीज़ें नहीं हैं। ये आपके पहले सवाल का जवाब है, और आपको केंद्र सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म में हैं इस सवाल को पूछें कल। एक बात। दूसरी चीज़, आप धड़ों की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो है उसमें लोकतंत्र है, और चूँकि किसी भ्रम के कारण या व्हाट्सएप की लगातार पोस्ट की, भ्रामक पोस्ट की सप्लाई के कारण, एक तो आप लोगों को ना मैं साधुवाद देना चाहती हूँ, प्रशंसा करना चाहती हूँ कि आप एक पूरे लोकतंत्र वाली जगह को बिलोंग करते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जड़ें नहीं जमाने दिया। वो आपकी इस बात की पैरवी करता है कि आप अपने पंजाब की पंजाबियत को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके चश्मे में एक ही तरह का ग्लास है, उसमें सब एक जैसे दिखते हैं। उनको पंजाब की पंजाबियत से वास्ता नहीं है, कर्नाटक के कन्नड़ से वास्ता नहीं है, उनको हर चीज़ एक ही चश्मे से देखना है। तो आज हमारी पार्टी से अगर कोई ख़रीद फरोख्त कर रहा है, या हमारे वो नेता जिनको हमारी पार्टी ने सिर माथे पर बिठाया, ज़िंदगी का पहला अवसर दिया, और पहले अवसर के बाद 5-5, 10-10 अवसर दिए, उनके जाने को उनका स्वार्थ मानेंगे या हमारी पार्टी की कमी मानेंगे? उनके जाने को उनका लालच मानेंगे या पार्टी की कमी मानेंगे? कल को आपका भाई और आपके बीच में बंटवारा हो जाता है और वो आपसे ज़्यादा हिस्सा ले लेता है, तो आप उसकी गलती मानेंगे या अपनी गलती मानेंगे? ये सारी चीज़ें एज अ परिवार सोचिए, आपको सब दिखेगा। जो स्वार्थ सबके आंखों के नज़रों में सामने दिखता है। हमारे यहाँ ये लोकतंत्र ज़रूर है कि जो जाता है वो 2-4 गालियाँ हमको सुना के चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी में तो उसकी कोई जगह ही नहीं है जो एक भी बार आवाज़ उठाए। कठपुतली की तरह तुम इनके प्रत्याशी हो, तुम उनके नेता हो, इस तरह से होता है। तो जो लोकतंत्र इस देश में है वो मेरी पार्टी में है, और मुझे उस पर फख्र है। जड़ेबंदी आपको और बताया है जड़ेबंदी जी सर। जो अभी आपने बता कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है देश में क्या बदलाव लाना चाहती है, उसके सामने आपने जानकारी दी है, वोटर को बता दें। तो होशियारपुर को कब आप उम्मीदवार दे रहे हैं? बड़ी ही उत्साह के साथ देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हुआ है, कब आए? अपने यहाँ चुनाव 1 जून को है ना, और इसलिए नहीं, उससे पहले नहीं, वो आपका सटायर मैंने सुना, लेकिन सीईसी की बैठक चल रही है, और हम कम से कम मिनिमम मैक्सिमम 1 महीना तो देना पड़ेगा ना हमको, तो उतना हम देंगे। उससे हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है कल परसों ही, जब आज मुझसे आप सवाल पूछ रहे हैं, कल हो सकता है आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाए। होशियारपुर कांग्रेस का गढ़ रहा जी, बहुत बड़ी गढ़ रहा है जी। तो इस समय जो मैं इकट्ठ देख रहा हूँ, इसमें पुराने कांग्रेस में कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, क्या करें? आप देख चुके हैं, और मैंने कहा भी आपसे कि जिनको कांग्रेस ने एक एक करके बनाया, जिनको अवसर दिए, वो लोग स्वार्थी हो गए। उन्होंने अगले लोगों को मौके नहीं दिए। ये भी तो आप देख रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो आज पार्टी बदल रहे हैं। आप देखिए कितने बार कांग्रेस ने उनको मौके दिए। ये सवाल अपने आप से करिए कि क्या क्या हो रहा है। ये तो आपको खुद दिख रहा है। जिनको मौके मिले वो चाहते हैं, वो इतने स्वार्थी कि हम ही को मौका मिलता रहे, हम ही रहें। और हो सकता है उनमें से कुछ लोगों ने, ऐसा सबके साथ होता है, पावर आती है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये एक बात है।
तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे करप्शन के केस किए हों जिसका कोई भांडाफोड़ बीजेपी के पास हो तो वो उनको उसके ऊपर ब्लैकमेल कर रही हो। पंजाब में जो करप्शन है वो कांग्रेस की देन है। मैंने आपसे कहा करप्शन कांग्रेस की देन नहीं है, कुछ लोगों ने अपने पद पर रहते हुए हो सकता वो है। पद में आप जनरल कैटेगरी के देखिए 92% नंबर वाले को नौकरी नहीं है, ठीक है ना, 50% वाले को आप एक अफसर लेवल पे बिठा रहे हैं, तो करप्शन होगी नहीं है। मैं आपकी इस बात का मैं सार समझती हूँ जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आप करप्शन के लिए आज हमारे देश में जो करप्शन का हालत है उसके लिए क्या आप किसी एक पार्टी को जिम्मेदार कह सकते हैं? क्या इसमें मानवीय लालच नहीं होता? आपने जो 50% से बढ़ा रहे हैं आप जनरल कैटेगरी का किसी जगह पे नाम ही नहीं है ना। आप जो SC कोटे को वो आपके पीछे लिखा हुआ है, जो आप 50% से बढ़ा रहे हैं, आप उनको नौकरियां दे रहे हैं जो एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है 92% नंबर लेके आ रहा है, उसको कोई भी ऑफिशियल जॉब नहीं मिल रही। उसकी जगह आप एक है ना SC कोटे के जो 50% वाले को बैठा रहे हैं, करप्शन होगी नहीं, मैं उसको नॉलेज भी नहीं होती है, फिर भी आप अफसर कोटे पे उसको बैठा देते हैं, तो करप्शन तो अपने होगी। इसमें मैं तो कांग्रेस का हाथ मानता हूँ। मैं ज्यादा अच्छा, आप तो जजमेंट देकर आए हैं तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप मान लीजिए कि आपने जजमेंट दे दिया, आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो सुन लीजिए। आप जजमेंट दे रहे हैं तो दूसरी बात है आपके सामने हाथ बांध के नतमस्तक हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जवाब दे दूँ? हाँ जी। आप इस वक्त अगर देश में एक सेंसस कर डालिए कि SC ST को कितनी नौकरी है और सामान्य वर्ग को कितनी नौकरी है, जो सवाल राहुल जी ने पूछा था मैं रिपीट नहीं करूँगी, यहाँ पर ही पूछ लूँ अगर कि कितने लोग SC ST से हैं, मैं नहीं पूछूंगी ये सवाल, पर मैं एक बात कह रही हूँ, आत्ममंथन भी करना पड़ता है कई बार। यहाँ कितने लोग हैं जो SC ST से हैं और जो पत्रकार हैं? यहाँ पे उस सवाल का जन्म होता है जो आप पूछ रहे हैं और जो राहुल जी ने पूछा था, क्यों ये किया जा रहा है? 10 साल के लिए था ना आरक्षण, क्यों बढ़ा आरक्षण? नहीं बढ़ना चाहिए था, मानती हूँ, लेकिन क्यों बढ़ा? क्योंकि 10 साल में वो उस लेवल तक नहीं आ पाए जिस एक परिवार को मिला। इसीलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद हो, जस्टिस इंदिरा साहनी ने कहा था वो कि क्रीमी लेयर यानी कि एक बार जिसको मिल गया है और उसी का परिवार हो तो उसके ऊपर भी रोक लगाई। कांग्रेस हमेशा हर चीज़ को नियामक लेकर आती है, तो आप ये मत कहिए कि कांग्रेस केवल उनके लिए कर रही है। मैंने कहा आपसे, जिन्होंने सवाल पूछा था कि आपने इस जनरल के लिए कुछ नहीं किया, मैंने कहा उस सेगमेंट को पढ़िए आप, उस सेगमेंट में वो लोग जो वंचित हैं, जो जनरल कैटेगरी हैं, उनकी भी बात की गई है, हर एक की बात की गई है। कांग्रेस का ये तरीका ही नहीं है कि किसी एक का तुष्टीकरण करे जिसका हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन सच तो हर पत्रकार को मालूम होता है कि सच क्या है। मैं देश आजाद होने के बाद कांग्रेस ने ये देश को आगे लेके गई है, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए था कि सभी को एक ही कैटेगरी में रखना चाहिए, एक समान रखना चाहिए। आप इसको क्यों बांट रहे हैं? कहाँ बांट रहा है कोई? मैम, आप SC कोटे को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके सवाल का जवाब आपके खुद के पास है। जिस मुद्दे में आए हैं वो नहीं, डिबेट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, हाँ, वो वही हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? जो गुटबाजी है, लड़ेबाजी है, ठीक है, पंजाब में चल रही है, क्या लगता है कांग्रेस आने वाले समय में अच्छा